बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपको कल ख़बर दी थी कि यमन के ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक किया सऊदी अरब ने, और उससे पहले जो हौसी कबाइल या हौसी बागी भी उनको कहते हैं, सबका अपना अपना बोलने का नज़रिया है। जो ईरान और ईरान के हमायती हैं वो कहते हैं ये हौसी कबाइल हैं, और जो सऊदी अरब और सऊदी अरब के हमायती हैं या अब अमेरिकन भी दोबारा उनको दहशतगर्द की तंजीमों में डालने की जो है वो प्लानिंग कर रहा है। तो बाकी जो लोग हैं वो उनको हौसी बागी कहते हैं, और हर एक का अपना अपना नज़रिया है। कुछ लोग कुछ ग्रुप्स को दुरुस्त समझते हैं, कुछ लोग गलत समझते हैं। तालिबान के बारे में भी इसी तरह का था। बहरहाल ये सबका अपना सोचने का नज़रिया है। जो हौसी हैं उनके और सऊदी अरब के दरमियान लड़ाई चल रही है बड़े लंबे अरसे से। सऊदी अरब की जो कोalition है वो अब अटैक कर रही थी। हुआ ये है कि सऊदी अरब ने जो हालिया फ़िज़ाई हमला किया है वो बहुत ही ख़तरनाक था और बड़ा हौलनाक हमला था। उस हमले में सऊदी अरब ने, UAE ने और उनके इत्तेहादियों ने मिलकर एरियल स्ट्राइक की एक जेल के ऊपर, और उस जेल को मलबे में बदल दिया। और अब तक 100 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं, और मलबे से बदस्तूर लाशें निकालने का काम जारी है। कम्युनिकेशन कट गई है यमन की, और इंटरनेट भी उनका ख़त्म हो गया है। दुनिया के साथ रब्ता भी नहीं है। ये खौफनाक बम्बारमेंट है। कुछ 300 से ज़ायद लोग गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर, बाज़ लोग ऐसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बाज़ इदारे, कि इतने लोग भी मारे गए हैं। लेकिन अब तक जो कंफर्म इत्तलात हैं उन इलाकों से नहीं आ रही। लेकिन मेरे पास एक ख़बर है, और ये अल जज़ीरा की ख़बर है। अल जज़ीरा पे बहुत सारे और अखबारात ने भी इसको लिखा है, लेकिन अल जज़ीरा ने इसकी हेडलाइन दी है कि यमन, यूनाइटेड नेशन अर्ज इन्वेस्टिगेशन इनटू सऊदी लेड कोलिशन एयर रेड्स। कि सऊदी अरब की जो कोलिशन है उसने जो अटैक किया है, एयर रेड की है, फ़िज़ाई हमला यमन की एक जेल के ऊपर, उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुश्तबा ड्रोन हमले और सऊदी शहरों में मिज़ाइल और ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब की सरबराही में इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन के हौसियों पर हमले में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन के शहर सादा की जेल पर बमबारी की, जिसमें 100 से ज़ायद कैदियों की हलाकत हो गई है, और मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक हलाकतें इससे ज़्यादा हैं, जबकि कई कैदी शदीद ज़ख्मी हैं, जिसके बायस हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के हमले की मज़म्मत करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पर मौसर और शफाफ तहकीकात की जाए। बैनुल-अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस के तर्जुमान का कहना है कि सादा की जिस जेल पर हमला किया गया, इसमें मुहाजिरीन की भी बड़ी तादाद मौजूद होती है। इस हमले के नतीजे में 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, और मलबे से मज़ीद लाशें निकाली जा रही हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और बड़ा खौफनाक हमला था जो सऊदी अरब ने और उसके इत्तेहादियों ने किया। इससे पहले सऊदी अरब के ऊपर भी, अब क्योंकि हौसियों के पास ड्रोन्स भी मौजूद हैं, दीगर हथियार भी मौजूद हैं, और ईरान इनको सपोर्ट करता है। ईरान के पास भी जो हथियार है वो इनको देता है। कुछ अर्सा पहले यमन की तरफ जाने वाले एक बहरी जहाज़ को पकड़े जाने का भी ख़बरें आई थी, जिसके अंदर से बहुत सारे हथियार मिले थे। मैंने आपको दिखाया भी था कि बहुत सारी क्लशिनकोव, बहुत सारी गोलियाँ और बड़े पैमाने पर हथियार पकड़े गए थे। ये हथियार जा रहे थे हौसियों के पास यमन में, और ये ईरान की जानिब से भेजे जा रहे थे। तो सबके सपोर्टर सामने, एक तरफ ईरान सपोर्ट करता है, एक तरफ सऊदी अरब करता है, तो ये मुसलमानों की प्रॉक्सीज आपस में लड़ती रहती हैं। बहरहाल ये इंसानियत का नुकसान हो रहा है, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने ये ज़ोर दिया इस बात के ऊपर कि तहकीकात इसकी शफाफ की जाए। एक और ख़बर जो है वो जो बाइडन के हवाले से है। जो बाइडन को चिढ़ चढ़ा दी है अमेरिकन मीडिया ने, और उन्होंने दोबारा अपने पुराने मौक़िफ़ को दोहराया है। यानी अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह अमेरिका को शिकस्त हुई है, आज तक रशिया को अफ़गानिस्तान से निकले हुए लगभग 28-29 साल हो गए हैं, क्योंकि इतना अरसा गुजर गया है। रशिया को 14 साल उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो 92-93 में वो निकले थे। तो 27-28 साल लगभग, या 29 साल, अब 2022 चल रहा है, वो हो गए हैं रूस को अफ़गानिस्तान में शिकस्त खाए हुए। वो भी आज तक अपने ज़ख़म चाट रहा है। तो जो अमेरिका के साथ हुआ वो तो अभी कुछ ही अरसा हुआ, चंद महीने हुए हैं। तो अमेरिका को भी बहुत दुख है अपनी शिकस्त का जो उनको मिली है वहाँ अफ़गानिस्तान में। अब अमेरिकन मीडिया जो है वो इस तरह के सवालात पूछता है जो बाइडन से, जिसके बाद जो बाइडन का पारा चढ़ गया है। और जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अफ़गानिस्तान को एक हुकूमत तले मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं, ये जो बाइडन ने कहा है।
व्हाइट हाउस की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी फौज इसलिए वापस बुला ली क्योंकि जंगज़दा मुल्क को एक हुकूमत के तहत मुत्तहिद करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका 20 बरसों से अफगानिस्तान में हर हफ्ते $1 अरब खर्च कर रहा था और गैर मुय्यना मुद्दत तक ऐसा करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और फिर उन्होंने अपनी हुकूमत की मुबैना नाअहली पर जवाब देते हुए कहा, काफ़ी गुस्से में आ गए हो, कि आइए अफगानिस्तान को ले लें। मैं जानता हूं कि आप सब इस पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहेंगे, जो कि जायज़ है। अगर आपको लगता है कि कोई भी अफगानिस्तान को एक ही हुकूमत के तहत मुत्तहिद करने के काबिल है तो अपना हाथ खड़ा करें। यानी वो उल्टा मीडिया से सवाल कर रहे हैं कि हाथ उठाएं कि आप अफगानिस्तान को इकट्ठा कर सकते हैं एक हुकूमत के नीचे। वैसे अभी वो तालिबान की वहाँ पे हुकूमत है और उन्होंने कम से कम कंट्रोल किया हुआ, और इससे पहले भी उन्होंने कंट्रोल किया था। तो अफगानिस्तान के अंदर एक लंबी शोरिश है, एक बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनको इकट्ठा करना, ख़ास तौर पे उस वक्त जब वहाँ पे भूख है, जब वहाँ पे फाके हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अभी कल ही दोबारा मुतालबा किया दुनिया से कि वो मदद करें अफ़गानियों की, जितनी ज़्यादा हो सकती है उनको सपोर्ट दें, और उनके बहुत बुरे हालात हैं। कुछ पाकिस्तान ने जो है वो दरामदात के लिए भी इजाज़त दी है, लेकिन पाकिस्तानी रुपयों के अंदर होगी ताकि पाकिस्तान के डॉलर के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। अफगानिस्तान के लिए हम नरम गोशा रखते हैं, कहीं ना कहीं कोई कोशिश करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा अपील भी की है। जो बाइडन ने यह कहा कि एक ठोस वजह है कि सल्तनतों का कब्रिस्तान है अफगानिस्तान, क्योंकि ये इत्तेहाद के लिए मुअस्सर नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे सर्वे ये बताते हैं कि ज़्यादातर अमरीकी इस फैसले से नाखुश हैं। ये वैसे सर्वे जो अमेरिकन में हुए हैं वो ज़्यादातर यही बताते हैं कि अमरीकी जिस तरह से वहाँ से निकले अफ़गानिस्तान से शर्मिंदा होके, उससे अमरीकी शहरी खुश नहीं है, वो नाखुश हैं। एक हालिया सर्वे से पता चलता है कि तमाम अमरीकियों में से 2/3 और 10 में से 7 साबिक फ़ौजी इस फैसले से खुश नहीं है। अब जो बाइडन ये कहकर जान छुड़ा रहे हैं कि ये फ़ैसला तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, हमने तो आकर सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद किया है, और इतनी रकम जो खर्च हो रही थी हम चाहते हैं कि वो अमेरिकन के ऊपर खर्च हो। लेकिन अमेरिका रकम तो और भी बहुत सारी जगहों पे खर्च कर रहा है, जैसा कि मैं आपको एक जगह भी बताता हूँ। ये मेरे पास 2 खबरें हैं। एक खबर जो है वो है यूरो न्यूज़ से, और दूसरी खबर जो है वो मैं आपको दे देता हूँ TRT वर्ल्ड से, और एक खबर द गार्डियन से भी है। ये खबरें बता क्या रही हैं? एक तो यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यानी बरतानिया और अमेरिका, ये दोनों जदीद तरीन हथियार दे रहे हैं। किसको? यूक्रेन को। यानी अगर अमेरिका को अपने पैसे बचाने के लिए जंगों से बाहर निकलना है तो फिर वो यूक्रेन को हथियार देकर रूस के खिलाफ अपने आप को एक बहुत बड़ी जंग के अंदर क्यों धकेल रहा है। और रूस भी चुप नहीं बैठा, ईरान भी चुप नहीं बैठा, चाइना भी चुप नहीं बैठा, वो भी कुछ कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप पहले ये देखें कि ये द गार्डियन क्या लिखता है। यूके सप्लाइंग यूक्रेन विद एंटी टैंक वेपन्स, MPs टोल्ड। जो मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको बताया गया है कि बरतानिया यूक्रेन को एंटी टैंक हथियार फराहम कर रहा है, क्योंकि रशिया की जो बहुत बड़ी ताकत है यूक्रेन के बॉर्डर पे, रूस और क्योंकि क्रीमिया का इलाका है तो यहाँ पे रूस और यूक्रेन का बॉर्डर है बहुत करीब, और ये इलाका ऐसा है जहाँ पे टैंकों की लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त हो सकती है, और वो टैंकों के लिए मुवाफिक एरिया है, टैंकों की लड़ाई के लिए एक बेहतर बैटल ग्राउंड है। तो रशिया अपने टैंक्स वहाँ पर लेकर आया बहुत बड़े पैमाने पर। रशिया के जो टैंक्स हैं उनकी मूवमेंट देखी भी गई है, सैटेलाइट से भी नोट की गई है, माजी में खबरें भी चलती रही हैं। फिर वो यहाँ पे जो जंगी मशकें करता रहा है उनमें भी टैंक्स का बड़ा अमल दखल रहा है, और उसकी खबरें भी शाया होती रही हैं। वार्न भी किया जाता रहा रूस को, और रूस भी वार्निंग देता रहा। तो अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि यूक्रेन के पास कुछ ऐसे हथियार मौजूद हों जो एंटी टैंक हथियार हों, जो टैंकों को रोकने की सलाहियत रखते हों। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि जायज़ और हकीकी तशवीश मौजूद है कि रूसी फ़ौजियों को हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए बरतानिया रूस के बढ़ते हुए पुरखतर रवैये की रोशनी में सिक्योरिटी में इजाफे की मदद फराहम करेगा। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को बताया कि यूक्रेन को अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को पूरा हक है, और इमदाद का यह नया पैकेज ऐसा करने की इसकी सलाहियत को बेहतर बनाएगा। उन्होंने कहा, वादे कर देना चाहता हूँ कि ये इमदाद मुख्तसर फासले के लिए और मुकम्मल तौर पर दिफाई सलाहियत के लिए है। यानी वो रूस को भी एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आप पे अटैक नहीं करने वाले, हमने जो हथियार दिए हैं यूक्रेन को वो ऐसे हैं कि अगर आप हमला करते हैं तो वो सिर्फ आपके हमले को रोक सकते हैं, वो जारहाना अज़ाइम के या दूर तक मार करने वाले हथियार नहीं है। लेकिन रशिया इन चीज़ों को बार बार वार्न कर रहा है,
और इनको बहुत सख्ती के साथ रोक रहा है, और वो ये कह चुके हैं कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। दूसरी जानिब अमेरिका ने क्या दिया है यूक्रेन को, ये भी खबर है। इस खबर की तफसीलात भी आप ले लीजिए। अमरीकी मौलिक हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंच गई है। रूस अमरीकी मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है और जंग के बादल मंडलाने लगे हैं। ये खबर है, बैनुल-अक़वामी खबर है, और ये TRT वर्ल्ड पे भी लगी है। इसके अलावा यही खबर जो है वो यूरो न्यूज़ के ऊपर भी छपी है। मैं आपको यूरो न्यूज़ से पढ़ के बता रहा हूँ और इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है। और मुज़ाकरात की नाकामी के बाद जंग के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर नेटो की फ़ौजी तनसीबात का अमल भी जारी है, जबकि दूसरी जानिब रूस ने भी सरहद के करीब अपनी फ़ौज की सफ़बंदी शुरू कर दी है। BBC के मुताबिक अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को दी जाने वाली ये पहली खेप है जो मौलिक हथियारों पर मुश्तमिल है, जिसमें फ्रंट लाइन डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले तमाम असलहे शामिल हैं। यूक्रेन में अमरीकी सफारतखाने ने बयान दिया जिसमें यह कहा गया है कि यूक्रेन को दी जाने वाली असलहे की ये खेप साबित करती है कि अमेरिका यूक्रेन की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुरअज़म है। देखिए, अब रूस को कैसे घेरा जा सकता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रूस को अगर आपने घेरना है तो आपको पानियों का कुछ एरिया चाहिए होगा, आपको तुर्की की सपोर्ट चाहिए होगी ताकि आप उन समुद्री इलाकों में जा सकें जहां से आप रूस के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं अपने बड़े बड़े बहरी बेड़ों को ले जाकर। दूसरा, आपके रास्ते में चीन की रुकावट नहीं होनी चाहिए। ईरान एक रुकावट हो सकता है। और एक चीज़ और है रूस के साथ लड़ने के लिए कि आपको फ़िज़ाई हमलों के लिए करीब तरीन अड्डे चाहिए। क्या रशिया से अमेरिका की लड़ाई के लिए यहाँ ख़ित्ते में कोई मुल्क सपोर्ट देंगे? इंडिया के ऊपर अमेरिका ने बहुत दबाव डाला है। इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया जो हथियार इस्तेमाल करता है उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस से आता है, और इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। तो रशिया से अमेरिका इंडिया के लिए पंगा नहीं लेगा, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इस खित्ते में फिर वो बिल्कुल अकेला हो जाएगा अगर इस दफ़ा उसने कुछ ऐसा किया तो। दूसरा, यूरोप के सारे ममालिक जो हैं वो भी रूस के साथ लड़ाई के हक़ में नहीं है, क्योंकि जो उनकी तवानाई के ज़राए हैं वो लगभग बहुत बड़े पैमाने पर रूस से पूरे होते हैं। रशिया की जो सप्लाई लाइंस हैं उनके ज़रिए से यूरोप को तवानाई मिलती है, और अगर तवानाई के ये सोर्सेज बंद हो जाते हैं यूरोप की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि पूरा का पूरा यूरोप इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, तो उनकी इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा धचका लगेगा और उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिहाजा यूरोप के अंदर भी एक डिवाइड है। लेकिन अमेरिका जो ये कह रहा था कि अफ़गानिस्तान में हम पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे, हम पैसा अमेरिकन के लिए बचाना चाह रहे हैं, वो पैसा और हथियार लेकर अब समंदरों में और यूक्रेन में बंदोबस्त लगा रहा है कि रशिया का रास्ता रोका जा सके। इवन चाइना को भी वो कई जगह पे चैलेंज करते हैं। अब चीन, रूस और ईरान इस चीज़ को भांप गए हैं। उन्होंने क्या किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ईरान, चीन और रूस की बहरी अफवाज ने शुमाली बहर हिंद में तीसरी फ़ौजी मशकों में जो है वो तेज़ी शुरू कर दी है। ईरानी बहरिया के रियर एडमिरल मुस्तफ़ा ताजलदीनी ने बताया कि इन मैरीन सिक्योरिटी बेल्ट बहरी फ़ौजी मशकों में ईरानी मुसल्लह फ़ौज और पासदारान इनकलाब शरीक है, और ये 17,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में जारी हैं। बहुत बड़े इलाके के अंदर ये बहरी मशकें हो रही हैं। इन तीन ममालिक ने बहरा हिंद, बहरा ओमान में मुश्तरका बहरी मशकों का आगाज़ 2019 में किया था। ताजलदीनी का कहना है कि इन मशकों का मकसद सिक्योरिटी और खित्ते में इसकी असास को मजबूत बनाने के साथ साथ बामी ताउन को वसअत देना है, ताकि आलमी अमन, बहरी सिक्योरिटी और मुश्तरका मुस्तकबिल का हामिल एक मरीन कम्युनिटी जो है वो कायम किया जा सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल हयान गुज़िश्ता हफ्ते ही चीन का दौरा करके वापस आए हैं। वो हमने आपको रिपोर्ट भी किया था। इसके बाद जुमेरात को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात की थी। ये बात भी अहम है कि ईरान इस वक्त आलमी ताकतों के साथ जोरी मुआहदे के अहया की बातचीत में मसरूफ़ है। यानी ये सारे मुल्क उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे या तो लड़ाई हो जाएगी या सुलह हो जाएगी, या ये बात बढ़ जाएगी या बात ख़त्म हो जाएगी। चाइना ताइवान को लेके अमेरिका के साथ एक फड्डा चल रहा है। यूरोप और अमेरिका चाइना पे पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, और वो किसी भी वक्त किसी तनाज़े में जा सकते हैं या मामला रिजॉल्व हो सकते हैं।
रूस यूक्रेन के मामले के ऊपर अमेरिका और रूस के अंदर बड़ा शदीद तनाव है और यूरोप या मगरबी ताकतें रशिया के बिल्कुल सर पे चढ़ी हुई हैं और रशिया भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, ईरान के ऊपर अभी ये आज की खबर में भी है, मेरे पास एक और खबर है कि ईरान ने हमारी सरजमीन पर अहदाफ का मजमूआ मुतय्यन किया हुआ है, यानी ईरान ने टारगेट किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने हमारी सरजमीन पे अटैक करना है। ये कौन कह रहा है? ये इसराइल की जानिब से खबर आई है और अल अरेबिया, जो उर्दू अल अरेबिया है, उसके अंदर भी ये खबर छपी है। वो ये बताते हैं कि इसराइल ये चाहता है कि वो ईरान के एटमी जो मंसूबे हैं उनके ऊपर अटैक करे, जो एटमी अहदाफ हैं उनको हासिल करे, जबकि ईरान के अंदर, ईरान के पास भी बहुत सारे ऐसे अहदाफ मौजूद हैं इसराइल में जिसके ऊपर वो अटैक करना चाहता है। तो एक तरफ मैंने आपको बताया कि चाइना का भी है मसला, रूस का भी है। ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान को जौहरी ताकत बनने से हर हाल में रोकना चाहता है इसराइल और दीगर अरब ममालिक, और अमेरिका उनका साथ दे रहा है। वो बहुत दफ़ा हमले की प्लानिंग के ऊपर खबरें भी दे चुके हैं। दूसरी जानिब ईरान इस वक्त इस खित्ते की दो बड़ी ताकतों के साथ बहरी मशकें कर रहा है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि दुनिया को एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं दुनिया के लीडर्स। अब या तो यहाँ से आगे मुज़ाकरात हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं, या फिर एक ऐसी लड़ाई है जो नई मुसीबत खड़ी करेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।